नमस्ते दर्शक मित्रों। आज का सब्जेक्ट है, विषय है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स 35 इयर्स के बाद, और वो कैसी तरह से हैंडल करे। सर्जरी कराए, सर्जरी नहीं कराए, कराने की है तो कौन सी कराने की है, कैसे कराने की है, उनके पर आज हम हमारा ओपिनियन बोलेंगे। और ये प्रॉब्लम तो इतना कॉमन है कि आपको जो अवेयरनेस होगी तो ही यू कैन टेक द राइट डिसीजन, क्योंकि आपको मेंटली इतना प्रॉब्लम होता है वो टाइम पे साइकोलॉजिकल, कि ये डॉक्टर ने सही कहा, नहीं सही कहा, क्या मेरे को ऑपरेशन की ज़रूरत है ही, नहीं कराऊँ तो क्या। सी देर आर सो मैनी आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं एंड आप सोचते हैं कि नोबडी इज़ गिविंग मी सॉल्यूशन। यस, नोबडी कैन गिव यू सॉल्यूशन, नॉट अ सिंगल डॉक्टर। आपके पास जो अवेयरनेस है कि ये करने से ये फ़ायदा होता है, नहीं फ़ायदा होता है, वो थोड़ा भी आपके पास जो नॉलेज है तो यू कैन डिस्कस विद द डॉक्टर and then probably you can take the right decision. And once you take the right decision, after seeing 2, 3, 4 doctors, जितना भी आपको चाहे उतना वो डॉक्टर को देख लो सर्जरी कराने के पहले, लेकिन once you decide कि ये डॉक्टर में मेरे को फेथ है, सी फेथ इज़ द मेन थिंग, तो फिर एक दफ़े सोच लिया, फिर कोई भी आपको बोले तो दूसरी दफ़े उसके पर थिंक ओवर नहीं करने का, और डिसाइड कर दो कि ये डॉक्टर के पास कराने का है, देन यू हैव टू गिव योर बॉडी टू दैट डॉक्टर। मीन्स आपको आपका शरीर सुप्रत कर देने का है डॉक्टर को, तो ही डॉक्टर अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। आप तो हर टाइम मगज में सोचते सोचते रहेंगे, नेगेटिव थिंकिंग करेंगे कि तकलीफ़ तो नहीं होगी ना, डेफिनेटली होगी। तो सबसे पहला मेरी रिक्वेस्ट है कि वंस यू डिसाइड, फिर आपका बॉडी डॉक्टर को दे देने का, बोलने का आपको जो करने का है वो करो, आई एम हियर। ओके, सो नाउ वी गो फॉर द सब्जेक्ट। कि सबसे पहले मेरे को लगता है कि आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि कितनी टाइप की हिस्टेरेक्टोमी ऑपरेशन होती है। तो वन इज़ टोटल हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, यूट्रस को रिमूव करते हैं, गर्भाशय को, और गर्भाशय के मुख मीन्स सर्विक्स को रिमूव करते हैं, उसको बोलते हैं टोटल हिस्टेरेक्टोमी। सेकंड प्रोसीजर है वो सब टोटल हिस्टेरेक्टोमी। दैट मीन्स कि यूट्रस तो रिमूव करते हैं, लेकिन सर्विक्स जो माउथ ऑफ द वूम्ब है वो अंदर रखते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि सर्विक्स में बहुत ही एडिजन है आगे पीछे, और लगे कि भाई सर्विक्स रिमूव करने के लिए ब्लेडर को इंजरी होगी, क्योंकि आगे के भाग में यूरिनरी ब्लेडर है, पेशाब की कोथली है, पीछे टट्टी की कोथली है जिसको रेक्टम बोलते हैं, और उसके साथ पे गर्भाशय का मुख चिपट गया है बिकॉज ऑफ द डिजीज और बिकॉज ऑफ द प्रीवियस सर्जरी और वॉट एवर इज़ द रीज़न। तो फिर क्या करते हैं डॉक्टर कि इंस्टेड ऑफ गिविंग यू ट्रबल, आपको तकलीफ हुए यूरिन करने की और टट्टी करने की, इनके अलावा सर्विक्स को अंदर रखे। और मैनी टाइम्स जब भी सिजेरियन करते हैं और फिर वो टाइम पे रप्चर यूट्रस है कि यूट्रस में टेर हुआ है कि कोई बिकॉज ऑफ एनी रीज़न ब्लीडिंग ही यूट्रस का बंद नहीं होता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, और वन हैज़ टू रिमूव द यूट्रस। तो ये टाइम पे भी काफ़ी टाइम अकेला यूट्रस काट निकालते हैं और सर्विक्स रखते हैं पीछे, तो उनको सब टोटल बोलने का है।
तो वो आपको इसलिए जानने का चाहिए कि जो सर्विक्स अंदर रखी है, तो सर्विक्स की पैथोलॉजी किसी भी टाइम पे फ्यूचर में हो सकती है और आपको फ्यूचर में पेप टेस्ट भी कराना पड़ता है, मीन्स द वजाइनल स्मीयर, क्योंकि सर्विक्स का कैंसर हो सकता है कोई भी टाइम पे। तो आपको ज़रूर से इतना अवेयरनेस तो होनी चाहिए कि अकेला यूट्रस निकाला है कि साथ में सर्विक्स निकाली है कि नहीं। तो दैट इज़ अ सब टोटल हिस्टेरेक्टोमी। थर्ड इज हिस्टेरेक्टोमी विथ बाइलेटरल साल्पिंगोओफ्रेक्टोमी। नाम तो बहुत बड़ा लगता है और बोलेंगे हम तो कहीं डॉक्टर है तो ये सभी याद रखे। आपको याद नहीं रखने का है, आपको समझने का है। उसका मीनिंग है कि गर्भाशय है वो भी निकालते हैं, सर्विक्स भी निकालते हैं और साथ में गर्भाशय की बाजू में जो 2 ट्यूब होती है, बच्चेदानी होती है, उनको भी निकालते हैं और दोनों ओवरीज उनको भी निकालते हैं। जब भी ये सब भी निकालते हैं तभी बोलते हैं कि वो आपकी गर्भाशय की कोथली के साथ हमने ओवरी निकाल दिया है, एंड दैट इज़ नोन एज अ हिस्टेरेक्टोमी विथ रिमूवल ऑफ द ट्यूब, जिसको साल्पिंगो बोलते हैं, और ओफ्रेक्टोमी मीन्स द रिमूवल ऑफ द ओवरी। एंड द लास्ट वन इज़ द रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी। तो ये क्या है कि जब भी आपको कैंसर यूट्रस है या कैंसर सर्विक्स है तो ये तो सभी निकालेंगे, यूट्रस निकालेंगे, सर्विक्स निकालेंगे, ट्यूब निकालेंगे, ओवरी निकालेंगे, लेकिन साथ साथ में उनकी आजू बाजू में जो लिम्फ ग्लैंड्स होती है वो भी जब भी निकाल देते हैं, सारी लिम्फ ग्लैंड्स, बिकॉज कि कैंसर ट्रैवल्स थ्रू द लिम्फेटिक, तो वो लिम्फ ग्लैंड्स भी निकालते हैं। तभी बोलते हैं कि इट इज़ अ रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी, और पुराने ज़माने में बोलते थे वर्धाइम्स ऑपरेशन। तो ये टाइप ऑफ द ऑपरेशन है जो आपको समझने का है। अभी कौन से राउट मीन्स कहाँ से जाने का है यूट्रस को निकालने के लिए, ऊपर से या नीचे से, तो वो समझते हैं। वन इज एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी, मीन्स आपकी एब्डोमन पे आइदर स्ट्रेट लाइन का स्कार रखे या ट्रांसवर्स बिकिनी बोलते हैं जिसको, वो स्कार रखे, वो ओपन करे और पेट को खोल के जब भी यूट्रस, सर्विक्स और वॉटएवर जो निकालने का है वो निकालेंगे, तभी उसको बोलते हैं एब्डोमिनल सर्जरी। दूसरी सर्जरी है वजाइनल सर्जरी, मीन्स कि जो गर्भाशय, अंडाशय, ट्यूब कुछ भी जो निकालने का है वो नीचे से निकालते हैं, योनि मार्ग से निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं कि वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी, कि नीचे से निकाले। थर्ड इज लेप्रोस्कोपिक वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी, कि जिसमें इट्स नॉट ओनली द लेप्रोस्कोपिक, इट्स अ लेप्रोस्कोपिक वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी, मीन्स ऊपर से लेप्रोस्कोपी मीन्स द दूरबीन वो डालते हैं, 3-4 होल्स लगाते हैं, 2 साइड में, एक मिडल में, इसी तरह से, और स्कोपी डाल के इंटरनल व्यू देख लेते हैं, और जो गर्भाशय है, ट्यूमर है, कुछ भी है, तो उसको उनके एब्डोमेन के साथ का जो कनेक्शन है वहाँ से कट करते हैं, लेकिन वो कट ऊपर से करते हैं, पेट पे से करते हैं, वाया दूरबीन, वाया स्कोपी, और फिर जो यूट्रस सेपरेट हो जाता है, छुट्टा हो जाता है, तो देन दे रिमूव इट फ्रॉम द बिलो, बिकॉज जो गर्भाशय का मुख है उसकी आगे जो पेशाब की थैली है और टट्टी की थैली है उनको सेपरेट करते हैं नीचे से थोड़ा, सो दैट यू डोंट इंजर, एंड देन दे पुल आउट द यूट्रस फ्रॉम बिलो, क्योंकि यूट्रस ऊपर से तो सेपरेट हो गया है, तो देन इट कम्स आउट। दैट इज नोन एज आइदर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और आइडियली इट इज अ लेप्रोस्कोपिक वजाइनल सर्जरी। अकेली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं,
दैट इज़ बिट डिफ़िकल्ट, क्योंकि यूट्रस को सारा तो ऊपर से इतने छोटे इंस्ट्रूमेंट से निकलेगा नहीं, तो उसको कट करके फिर निकाल सकते हैं। लेकिन यूजुअली हमारे देश में लेप्रोस्कोपिक वजाइनल सर्जरी होती है। तो ये तीन राउट है कि जिसमें से आप एंटर होके यूट्रस निकाल सकते हैं। अभी आप सोचेंगे कि कभी एब्डोमिनल कराओ, कभी वजाइनल कराओ, कभी लेप्रोस्कोपिक वजाइनल कराओ, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन है। सही बात है। सी, एब्डोमिनल का एडवांटेज डिसएडवांटेज, आई विल गो वेरी ब्रॉड एस्पेक्ट जो आपको समझने का है। आप समझे तो उनका क्वेश्चन आपके गायनेकोलॉजिस्ट को बिफोर यू गो फॉर द सर्जरी पूछने का है। तो एब्डोमिनल का एडवांटेज क्या है कि भाई इट इज़ ओपन इन फ्रंट ऑफ योर आइज। कुछ भी कॉम्प्लिकेशन है तो इमीडिएटली यू कैन डू इट, और ओपन है तो क्लियर विजन है, तो आप निकालने में थोड़ी सुगमता रहती है। उसका डिसएडवांटेज क्या है कि इट्स अ सर्जरी। इट्स अ सर्जरी मीन्स एब्डोमिनल सर्जरी मीन्स मसल्स और वो सभी लिगामेंट्स और सभी कुछ को ओपन करा है पेट पर से, तो उसको हीलिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है। जो जब भी एब्डोमेन पे आप इंसिजन करो, स्कार रखो, तो फिर उसको हील तो करना पड़ेगा ना, स्किन को और अंदर के टिश्यू को, मसल्स को। तो दैट इज़ वन थिंग वन हैज़ टू थिंक अबाउट। एंड द सेकंड थिंग इज, हेलो, या इट्स अ लिटिल मेजर सर्जरी। तो और उनके बाद आपको रेस्ट भी थोड़ा जास्ती करने का होता है, क्योंकि ओके, आई एम सॉरी, दैट वाज अ टेलीफोन। लेट मी स्विच इट ऑफ। ओके ओके ओके, नाउ देयर विल बी नो बॉदरेशन। हाँ, तो क्या बोलते थे? हाँ, एब्डोमिनल सर्जरी। तो एब्डोमिनल सर्जरी का डिसएडवांटेज कि आपको एब्डोमेन का भी ख्याल रखने का है और सर्जिकल प्रोसीजर का भी ख्याल रखने का है, तो रेस्ट आपको जास्ती चाहिए, वो भी एक क्वेश्चन रहता है, और इट्स अ लिटिल मेजर सर्जरी। लेकिन जब भी बड़ा ट्यूमर की ऐसा कुछ है, देन यू हैव टू सी कि अकेला एब्डोमिनल करने से अच्छा है कि लेप्रोस्कोपिक वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी करने से अच्छा है, वो देखेंगे। तो वो हुआ एब्डोमिनल। वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी में नीचे से करते हैं, सो देर इज़ नो स्कार ऑन द एब्डोमेन। और जब भी यूट्रस फ्री है, एडिशन नहीं है, सी इफ यू हैव 2 or 3 प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन और कुछ भी बिकॉज ऑफ एनी अदर रीज़न एब्डोमेन ओपन करा है और आपको एब्डोमिनल स्कार ऑलरेडी है, तो थोड़ा एडिशन हो सकता है, तो नीचे से करने में कभी दिक्कतपन भी हो सकती है। तो वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी में अकेला नीचे से यूट्रस को सेपरेट करके निकाल देते हैं। एंड आई थिंक दैट द पर्सन, if your surgeon is expert in vaginal hysterectomy, because it needs little more experience, so probably vaginal is better than abdominal in circumstances when there is a big ovarian cyst you cannot remove from below. और रेस्ट का पार्ट भी थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि एब्डोमेन को हीलिंग नहीं करने का है, अकेले नीचे के स्टिच को ही हीलिंग करने का है। So that is a vaginal hysterectomy. And the third is the laparoscopic vaginal hysterectomy, means when there is a adhesion, कुछ है अंदर चिटका गया है, तो लेप्रोस्कोपी करके उसको एडिशन को रिमूव कर सकते हैं। सपोज इफ देर इज अ बिग फाइब्रोइड की गांठ, बिकॉज यू हैव टू वर्क फ्रॉम अबव एंड यू हैव टू वर्क फ्रॉम बिलो। एडवांटेज इज कि इट्स ये हुई बात कि कौन सी टाइप की सर्जरी करने की है, कौन से राउट से कहाँ से जाने का है। अभी देखते हैं कि कब डिसाइड करने का कि हमको ऑपरेशन कराने का है कि नहीं। जब भी मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस है तो मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस मीन्स आइदर इज अ इरेगुलर पीरियड्स,
See, irregularity depends upon what is your normal cycle. Somebody gets every 28 days. Somebody gets, कोई को हर 22 days पे आता है, कोई को हर 28 days पे, कोई को हर 45 days पे. जो आपका रेगुलर पीरियड्स है उनकी जगह पे जब भी डिफरेंस होता है टाइम का, तभी उसको बोलते हैं इरेगुलर पीरियड्स. सो जब भी इरेगुलर पीरियड्स है, जब भी हैवी पीरियड्स है, बहुत ही पीरियड्स आता है, ब्लीडिंग बहुत होता है, क्लॉट्स जाते हैं, उनकी वजह से शरीर में एनीमिया हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, तभी थिंक ओवर करने का होता है. और दूसरी बात है कि इफ़ योर पीरियड्स लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इंस्टेड ऑफ 5-6 days, if it lasts for 8, 10, 12, 15 days, then also you have to think about कि भाई अभी मेडिकल ट्रीटमेंट करने की है कि सर्जिकल ट्रीटमेंट करने की है. एंड द लास्ट बट द नॉट द लीस्ट इज द पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग. वंस यू आर इन मेनोपोज, से maybe for 2 years you didn't get your period, your age is around 50, and then suddenly you starts the bleeding, even little spotting or the bleeding, then definitely you go for the investigation. That is the, I will say that this is the real indication to go for the doctor, to go for the investigation and then decide what to do. So that is known as a postmenopausal bleeding. Now, अभी जो ये हैवी पीरियड्स होता है, इरेगुलर है, लॉन्ग लास्टिंग है, लंबा टाइम चलता है, तो उनका रीज़न क्या हो सकता है. सबसे पहले आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने का, बिकॉज द क्लिनिकल एग्जामिनेशन हैज़ वेरी गुड इम्पोर्टेंस. इट्स नॉट दैट द सोनोग्राफी ओनली टेल्स यू एवरीथिंग. सोनोग्राफी प्लस द क्लिनिकल चेकअप विल गिव यू द राइट आंसर. सो पहले आप डॉक्टर को बताओ एंड देन यू गो फॉर द सोनोग्राफी, पेल्विक सोनोग्राफी. और सोनोग्राफी करने से काफ़ी पता चलता है, काफ़ी टाइम 80% यू विल फाइंड इट आउट कि भाई क्या तकलीफ है. तो हम मेजर इलनेस जो है जिसकी वजह से आपको सर्जरी में जाने का है वो ही बोलेंगे. तो सबसे पहले है फाइब्रोइड यूट्रस. सी, fibroid means the gant, but that gant is, in medical science it says that it never goes to the cancer. So जब भी आपको गांठ शब्द आया तो ऐसा मत सोचो कि वो कैंसर की गांठ है. फाइब्रोइड वो कैंसर नहीं होती है उसमें से, और फाइब्रोइड छोटी भी होती है, अंडर 2 इंच की भी होती है और 10 इंच की भी होती है. फाइब्रोइड एक ही होता है, मल्टीपल भी होता है. तो मेरे को ऐसा लगता है, मेरी सोच ऐसी है कि इफ़ यू हैव से 2-3 स्मॉल फाइब्रोइड्स, छोटे छोटे फाइब्रोइड्स है अंडर द 2 इंच, और आपकी उम्र 35-40 की है और आपको ब्लीडिंग का बहुत प्रॉब्लम नहीं है, कभी ज़्यादा आता है ब्लीडिंग, कभी इरेगुलर आता है, एंड यू डोंट हैव एनीमिया, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लॉस ऑफ ब्लड, देन और स्मॉल फाइब्रोइड है, कुछ पेन भी नहीं देता है, देन आई थिंक दैट वन कैन वेट एंड वॉच. If you are 35 but still if you need a children, then you have to wait and watch. Or if the fibroid is the reason that you are not getting the child, then you have to go for the surgery and remove only the fibroid, not the uterus, because you need to have a pregnancy. But once you remove the fibroid, and if your uterus is 2 or 3 scar because of the removal, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई मत करने का, यू गो फॉर द इलेक्टिव सेक्शन. अभी जब भी स्मॉल फाइब्रोइड है लेकिन आपको परेशान करता है, मीन्स आपको ज़्यादा ब्लीडिंग देते हैं, लॉन्ग चलता है, देन वन हैज़ टू कंसिडर फॉर द सर्जरी. एंड आपकी उम्र छोटी है तो आप अकेला यूट्रस एंड सर्विक्स निकालवाने का, दैट मीन्स द टोटल हिस्टेरेक्टोमी कराने की और ओवरीज को रखने की,
ओवरीज एक ऐसी बात है क्योंकि उसमें से ही हॉर्मोन्स निकलते हैं, तो यूट्रस रिमूव करने से, अकेला यूट्रस रिमूव करने से आप मेनोपॉज में नहीं आते हैं क्योंकि आपकी ओवरीज आपके साथ है। लेकिन डेफिनेट ऐसा है कि अकेला इवन यूट्रस निकाला है तो हार्मोनल लेवल थोड़ा डाउन होता है, इवन इफ द ओवरीज आर देयर। तो लेकिन उसमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एनीवे इफ योर एज इज 35-40, थोड़ा हॉर्मोन्स डाउन हुआ तो मेनोपॉज के बाद तो होने का ही है। और इफ यू कैन टेक केयर ऑफ योर बॉडी physically and mentally, little less hormones will not have a much effect on you. तो जब भी फाइब्रॉइड छोटे है लेकिन जो तकलीफ देता है तो यू हैव टू थिंक अबाउट द सर्जरी। व्हेन द फाइब्रॉइड इज बिग एंड इट प्रेसेस ओवर द पेशाब की थैली या टट्टी की थैली पे, बिकॉज इट्स साइज इज बिग, then definitely you have to go for the surgery. If you don't need any children, then you go for the removal of the uterus. But if you need children, then only the fibroid can be removed and uterus can be preserved. Now, the second thing is adenomyosis and endometriosis. Means कि गर्भाशय की अंदर की जो स्किन है, जो पीरियड लाती है, ब्लीडिंग कौन करता है? ओवरी हॉर्मोन्स देती है। चेंजेस कहाँ होता है? गर्भाशय की अंदर की लाइनिंग पे, और ये लाइनिंग ब्लीड करती है। तो जब भी ये जो दूसरा डिजीज मैंने बोला एडिनोमायोसिस या एंडोमेट्रियोसिस, वो दोनों में क्या है कि गर्भाशय की जो अंदर की लाइनिंग है जो ब्लीड करती है वो यूट्रस की मसल्स में भी गई और आउटसाइड भी गई। आउटसाइड द यूट्रस इज देयर ऑल्सो मेनी टाइम्स द स्किन ऑफ द यूट्रस। तो क्या है कि जब भी हॉर्मोन्स का चेंजेस होता है, ओवरी हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है, और जब भी हॉर्मोन्स चले जाते हैं दैट इज नोन एज अ विथड्रॉल ऑफ द हॉर्मोन्स। के हॉर्मोन्स गया देन यू गेट द पीरियड। तो जो भी लाइनिंग जहाँ भी है यूट्रस की बाहर के भाग में वो भी ब्लीड करेगी और उनकी वजह से आपको पेन होगा, फिर वहाँ एडिशन हो जाएंगे, स्टिक हो जाएगी यूट्रस, कोथरी स्टक हो जाती है और वो पार्ट में ब्लीडिंग होता है, तो वो ब्लीडिंग तो बाहर निकलता नहीं है, तो वो फिर इन्फेक्शन देता है। तो ये जो तकलीफ है एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस, तो वो टाइम पे जो तकलीफ ज़्यादा रहती है और आपकी उम्र भी 40-45 की है और आपने मेडिकल का कोर्स भी कहा, उसका मेडिकल का कोर्स भी आता है, वो भी आपने कर लिया, फिर भी आपको जो अच्छा नहीं रहता है तो देन यू हैव टू गो फॉर द सर्जरी अर्ली। बिकॉज नहीं तो हर टाइम आप पीरियड में आते हैं तभी वो लाइनिंग है वो भी ब्लीड करेंगी और फिर यूट्रस इज डिफिकल्ट टू रिमूव समटाइम्स, ऐसा भी हो सकता है। तो वो टाइम पे आपको यूट्रस रिमूव करने का रहता है और वो आइदर लेप्रोस्कोपिक वजाइनल और द एब्डोमिनल। अकेली वजाइनल नहीं हो सकती है क्योंकि एडिशन ऊपर कितना है वो आपको भी पता नहीं है, क्योंकि सोनोग्राफी एडिशन नहीं दिखाती है। लेकिन वो टाइम पे ध्यान क्या रखने का है कि बिफोर यू गो फॉर द सर्जरी पे आप जाओ, उनके पहले वो रोग का मेडिकल ट्रीटमेंट है तो वो आपको ज़रूर से लेने की, क्योंकि जहाँ भी वो लाइनिंग गई है उसको आपको रिस्ट्रिक्ट करने का है कि वो आगे स्प्रेड न हुए। तो उनके लिए ये मेडिसिन है और तो मेडिसिन का कोर्स ज़रूर से लेने का और फिर यू गो फॉर द सर्जरी। और सर्जरी के बाद भी आपका डॉक्टर बोले कि भाई, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो जो गर्भाशय की लाइनिंग को ऑपरेशन से रिमूव करते हैं तो ग्लव्स में भी वो लाइनिंग आ जाती है और देन यू इम्प्लांट ऑन द एब्डोमेन, कि जो स्कार लेते स्टिचेस लेते हैं तो उनके साथ साथ में आप एंडोमेट्रियम, वो जो लाइनिंग है वो भी स्कार पे आ जाते हैं आपका इंसिजन पे, एंड देन यू गेट द पेन।
तो जब भी होता है ऐसा तो दोनों टाइम वो बढ़ती जाती है। जैसी उम्र होती है तो छोटी होनी चाहिए, तो ही आप मेनोपॉज में जाते हैं, उनकी जगह पे बढ़ती है। ये बढ़ती क्यों है कि इट इज़ अ हार्मोनल इम्बैलेंस। एज की वजह से हार्मोन्स जो इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ओवरी में से निकलते हैं वो चेंज होता है, और वो इस्ट्रोजन ज़्यादा होता है तो अंदर की चामड़ी बड़ी होती जाती है। सी दैट इज़ द वर्स्ट कंडीशन। आपको फाइब्रोड है तो मत घबराओ, लेकिन इफ़ यू हैव अ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया मीन्स द चामड़ी बढ़ती है, ऑलवेज टेक केयर, because that is the one of the most common cause for the cancer uterus in future. तो जब भी स्किन ज़्यादा होती है और आपको सोनोग्राफी भी सीरियल कराने की है। एक सोनोग्राफी पीरियड आ जाने के बाद 5th या 6th डे पे कि देखने का कि ओरिजिनल आपकी चामड़ी की थिकनेस कितनी है, and then when you get it done before your period is due, so you can see that how much it is enlarging. See, if it is more after the age 35, if it is more than 10 to 12, at the most 14 millimeter, then you have to keep eye on it. But if it is more than 14 millimeter, then you have to do something. And something is very simple. You have to go for the curating. और वो क्यूरेटिंग करने के बाद जो चामड़ी निकलती है वो माइक्रोस्कोप में देखेंगे, और माइक्रोस्कोप विल से दैट कि आपको हाइपरप्लाजिया जो चामड़ी बढ़ती है वो कोई रोग है उसकी वजह से बढ़ती है कि कोई दूसरा रीज़न है, और वो हाइपरप्लाजिया कौन सी टाइप का है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपरप्लाजिया, और सर्टन हाइपरप्लाजिया यू नीड टू रिमूव द यूट्रस। सर्टन हाइपरप्लाजिया कि डीएनसी करने के बाद, क्यूराटाइज करने के बाद द फ्रेश एंडोमेट्रियम विल कम एंड दैट मे बी प्रॉबेबली हेल्दी। लेकिन आपको चेकअप के लिए एवरी 6 मंथ और 1 ईयर आपके डॉक्टर के पास जरूर से जाने का। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप हाइपरप्लाजिया के साथ मेनोपॉज में गए, एंड दैट हाइपरप्लाजिया विल बी नॉटी इनफ कि एट द एज ऑफ 60-70 आपको कैंसर यूट्रस दे सकती है। तो एक दफ़े जब आप मेनोपॉज में आ जाओ, फिर एक दफ़े ज़रूर से आपको सोनोग्राफी करके देखने का है कि गर्भाशय की अंदर की जो स्किन है वो कितनी मिलीमीटर है, इवन इफ यू हैव गॉन टू द मेनोपॉज। इन मेनोपॉज यूजुअली इट इज़ 3 to 4 millimeter, लेकिन आपको जो हाइपरप्लाजिया वाली थिंग कुछ भी है यंग एज में, तो और आपकी स्किन 7 to 8 millimeter है, तो भी आप मेनोपॉज में तो जा सकते हैं, लेकिन यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट 7 to 8 millimeter कि भाई एवरी ईयर यू गो फॉर द सोनोग्राफी। इफ इट इज इंक्रीजिंग देन यू हैव टू अगेन गो फॉर द क्यूरेटिंग और मे हैव टू गो फॉर द हिस्टेरेक्टोमी। ओके, हाफ एन आवर तो हो गया भाई। नाउ द अदर थिंग्स विच वी हैव टू डू इज द कैंसर सर्विक्स, कैंसर यूट्रस। ऐसा है तो नेचुरली डॉक्टर के साथ टॉक करके पहले रेडिएशन लेने का है, मेडिकल लेने का है कि यूट्रस को रिमूव करने का है, और वो टाइम पे डेफिनेटली फ्रोजन बायोप्सी कराने की। नाउ द लास्ट थिंग, पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर एक या दो ही चीज़ बोलूँगी। रेगुलर केयर तो आप करते हैं, रेस्ट के लिए जो अंदर के स्टिचेस लिए है, यूट्रस को सेपरेट करने के लिए स्टिच तो लेना पड़ता है ना बॉडी के अंदर, वो सभी एब्सॉर्ब होता है, कोई नहीं एब्सॉर्ब होता है, लेकिन इट टेक्स हीलिंग ऑफ द टिश्यू। जो स्टिच लिया, इसके पर सपोज स्टिच लिया, तो ये चीज को हील तो होना चाहिए ना, तो दैट टेक्स 6 to 8 weeks।
तो मैं अभी तो सेकंड थर्ड डे तो आपको डिस्चार्ज मिल जाता है, दैट्स फाइन. You can do your regular routine, slowly work. But जो हेवी एक्सरसाइज करने की है, वेट लिफ्ट करने का है, जॉब पे जाने का है, बैंडिंग करने का है, ये सभी ट्राई टू अवॉइड फॉर 6 to 8 weeks. तो क्या है कि आपका एब्डोमेन का मसल्स या वजाइनल कराई है तो पेल्विक का मसल, नीचे का मसल्स हैज़ टू बी हैव अ रेस्ट and needs to be strong before you start using it. So exercise, passive exercise, immediately after the surgery you can do it. And active exercise आपको 6 weeks या 8 weeks के बाद definitely करो. और मीन टाइम में passive exercise abdomen की all the time. Passive means just take deep breath in, blow out your tummy and take it deep breath out. Put your tummy in. That is the best exercise. And leg raising slowly, only up to 45 degrees is your abdominal exercise too. और जब भी सर्विक्स रखी है अंदर तो पेप टेस्ट जरूर से कराने का, भूलने का मत. और एक मैंने गूगल में से देखा एग्जाम्पल है कि कैन वन गेट प्रेगनेंसी आफ्टर द हिस्टेरेक्टोमी. सी हो सकती है. कैसी तरह से कि जो सर्विक्स रखी है ना, तो वो सर्विक्स आपका वजाइने में से अंदर आएगी और जब भी आप सेक्स करेंगे तो स्पर्म उस सर्विक्स में से अंदर जाएगा और एब्डोमिनल प्रेगनेंसी हो सकती है. पेट में ही प्रेगनेंसी होगी. दैट इज़ वन थिंग. सेकंड थिंग, जब भी जो हम ऑपरेशन ऊपर से करो या नीचे से करो, लेकिन जो एंट्रांस पार्ट अंदर का योनि मार्ग का है कि जहाँ से अंदर जा सकते हैं उसको वॉल्ट बोलते हैं. जैसे ये हमारे घर के ऊपर छापरा होता है ना, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, टेरेस, छापरा. तो उसमें जब भी होल होता है तो पानी अंदर गिरता है ना, वैसी तरह से नीचे के भाग में जो वॉल्ट हम बोलते हैं, छापरा बोलते हैं, उसमें बिकॉज ऑफ एनी रीज़न होल हो गया है और फिर उसमें से भी स्पर्म जा सकते हैं. बट दैट इज़ वेरी 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 रेयर. बट दिस इज़ जस्ट फॉर लिटल. My talk may not be that much boring. So at the end, you like to have something surprise. That's why I gave you the surprise. So that was my sweet dish. Okay? Thank you very much. God bless you. Good night. And tomorrow, again, our president of the club, Vrinda, is going to talk about the question answer on naturopathy. So by that time, thank you. Jai Shri Krishna. Bye.